हेलो स्टूडेंट्स। वो कहते हैं कि समय और शिक्षा का जो सही उपयोग होता है वो इंसान को सफल बनाती है। तो हमें सही समय पर सही काम करना है, जरूरत जहां पर है वहां पर हमें पढ़ाई करनी है और ये वो चीज है जिसके दम पर हम अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां मिलता है आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री कहने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको 2 4 10 वीडियोस दिखाने के बाद किसी तरीके के पेमेंट के लिए बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं फ्री में, और वो भी पूरे क्वालिटी कंटेंट के साथ। क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो सीरीज चल रही है, इसमें आज हम आप पहुंचे हैं अपने चैप्टर नंबर 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हमारे वैसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कि हमारा जो आंसर देने का तरीका होगा वो थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करके देना होगा हमें। हमने इसके माइंड मैप को देखा है, इसके एमसीक्यूज को देखा है, वेरी शॉर्ट, और अब हमारे पास है लॉन्ग, और लॉन्ग के बाद इसके बाद जो हमें देखना होगा वो होगा केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो फिलहाल इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में हमारे पास क्या क्या है एक एक करके नजर डालते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे सामने हाजिर है, तो एक नजर डालेंगे आज के इस सवाल पे कि हमसे पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट रोल डज पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन प्ले ड्यूरिंग फॉलिक्यूलर एंड ओव्यूलेटरी फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सप्लेन शिफ्ट इन स्टेरॉयडल सेक्रेशंस। तो इसमें 2-3 बातें हैं। पहली चीज हमसे पूछी गई है, दैट इज द रोल ऑफ पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन जो है इसके बारे में हमें बताना है, इसके रोल के बारे में एक्चुअली हमें बताना है। इसके बाद हमसे बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन द शिफ्ट ऑफ स्टेरॉयडल सेक्रेशन, और दूसरी चीज जो है, जो ये स्टेरॉयडल सेक्रेशंस हैं इनके बारे में हमें कुछ देखना है। और यहां पर बात की जा रही है फॉलिक्यूलर फेज की, तो हम इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज व्हाट इज दिस फेज। तो इस फेज को डिस्कस करने के दौरान हमें समझ में आता है कि ड्यूरिंग फॉलिक्यूलर फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रोज टू बिकम फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो हम जान रहे थे, एक चीज हमने देखा था कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होते हैं एंड फाइनली ये बनाते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल यहां पर ये बनाते हैं और ये काम हो रहा होता है फॉलिक्यूलर फेज के दौरान। साथ साथ यहां पर होती है एंडोमेट्रियम जो यूटेरस है। अब हम इसमें इधर आ जाएं, अगर हम एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करें, इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो हमें पता चलता है ये इनर वॉल जो था इस यूटेरस का, जिसे हमने एंडोमेट्रियम का नाम दिया था, इसमें कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं। इस दौरान क्या होता है, ये रीजनरेट करता है थ्रू पॉलिफरेशन। ठीक है, फिर कह रहा है कि दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूटेरस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। तो इस समय क्या हो रहा होता है कि जो हार्मोन्स होते हैं उनमें भी कुछ चेंजेस आ रहा होता है, और वो चेंजेस क्या है इसको नोट कर लो। फिर हम इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन का हम एक्चुअल एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकते हैं। ये कुछ समथिंग टाइप ऑफ रिवीजन हम कह सकते हैं। चलें, तो इसके बाद हमें देखना है अबाउट इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में। तो आ जाते हैं हम सबसे पहले अपने इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के ग्राफ को, और इस ग्राफ को स्टडी करते हैं, और उम्मीद है कि इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। जब कहानी शुरू हो रही थी इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में, पहले दिन से लेकर के 5वें दिन के बीच में हमें देखने को मिलता है कि ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, सर यहां पर एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है वो गिरता हुआ दिख रहा है। तो एक चीज हमें याद रखना है कि एंडोमेट्रियम का लाइन जो है वो यहां से जो है धीरे धीरे गिर रहा है। इससे हम लोग मेंस्ट्रुएशन या फिर हम इसे मेंस फेज के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हमें दिखता है कि ये जो लाइन यहां से सर गिरा था, अब यहां पर धीरे धीरे ये उठने लगा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। कुछ देर तक ये ऐसे है और ये फिर नीचे गिर गया। ठीक है, तो यहां पर ऊपर सर ये क्यों उठ गया, या तो गिर गया तो इसको ऊपर नहीं उठना चाहिए था। तो इसके लिए आओ यहां पर, ये जो ओवेरियन इवेंट है, मतलब ये कहानी हमारे ओवरी में चल रही है, जो फीमेल्स के ओवरी में यहां पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। और यहां पर हमें दिख रहा है करीब 13 दिन के आसपास यहां पर जो है मैच्योर फॉलिकल बन के तैयार हो चुका है, 12 से 13 दिन के बीच में।
तो 12 से 13 दिन के बीच में जो है इस साइकिल में 12 से 13 दिन के बीच में यहां पर मैच्योर फॉलिकल्स हमें मिल गया। अब यहां पर 14वें दिन क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। तो 14th डे को हम लोग डे ऑफ ओव्यूलेशन के नाम से भी जानते हैं, यहां पर डे ऑफ ओव्यूलेशन। और इस दौरान दो चीजें नहीं दे रखी हैं, एक होता है LH और FSH। ये दोनों जो हैं ये अपने पिक पॉइंट को इस दिन पकड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जब कहानी आगे बढ़ती है, चीजों को रिलेट करते चलेंगे, कहानी आगे बढ़ती है, तो यहां पर फॉलिकल्स जो थे फिर यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम यहां पर डेवलप हो जाएगा। मैच्योर फॉलिकल्स जो थे फिर आगे जाकर के यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होगा। और जैसे ही यहां पर सर कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, ये स्टार्ट कर देगा प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन। तो प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन के मदद से क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ये वापस से रीजनरेट होना ये शुरू कर देती हैं। रीजनरेशन यहां पर हमें देखने को मिलता है। फिर धीरे धीरे जब ये प्रोजेस्टेरोन का मात्रा यहां पे खत्म होता चला जाता है, तो फिर यहां पर एक नया महीना शुरू हो चुका होता है और नए साइकिल के दौरान ये फिर से इंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है ये ब्रेक होना शुरू होता है। तो कुछ ऐसी कहानी है यहाँ पे, इसको हमने समझा। तो यहाँ पर पहले से 5वें दिन के बीच में पहले से 3 से 4 दिन का ये जो मेंस फेज है, आफ्टर दैट अप टू फ्रॉम दैट टू 14 डे हम इसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं। और सवाल हमारा पूछ रहा है इसी फॉलिकुलर फेज के बारे में कि यहाँ पर कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, इसी चीज के ऊपर हमारा डिस्कशन होने वाला है इस क्वेश्चन में। तो इसको पहले हमने समझ लिया, एक रफ इसके बारे में हमने ऑलरेडी माइंड मैप में देखा है, लेकिन यहाँ पर हमने फिर से इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के ग्राफ को देख लिया। अब हम और ज्यादा अपने आंसर को और ज्यादा एक्यूरेट और बेहतर बना करके लिख सकते हैं। तो पहले इसको हम नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे, फिर चलेंगे आगे। आगे हम आ जाते हैं और आगे यहां पर इस ग्राफ के साथ साथ अब हम इसके बारे में कुछ स्टडी करेंगे। दैट इज फर्स्ट पॉइंट, ये हमसे कह रहा है कि द सेक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन्स जो हैं, जो LH और FSH हैं, इनकी बात हो रही है, जिसके बारे में इस ग्राफ में ड्रॉ नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर LH और FSH को अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से हमें ये ग्राफ देखने को मिलता है, ठीक है। कह रहा है कि गोनेडोट्रोपिन LH और FSH increases gradually during the follicular phase and stimulates follicular development as well as the secretion of estrogen by the growth of follicle। तो बिल्कुल ये फॉलिकुलर फेज जो हमारा यहां से लेके सर यहां तक के बीच में है, इस दौरान जो हमें ये दो ग्राफ है, ये ऊपर वाला जो है दिस इज द ग्राफ ऑफ ईस्ट्रोजन, दिस इज द ग्राफ ऑफ ईस्ट्रोजन, और ये नीचे वाला जो है दिस इज द ग्राफ ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन का ग्राफ जो है वो भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है इस तरीके से। तो ये चेंजेस हैं। फिर क्या करें, यहां पर ये बढ़ता है, ये इनका ग्राफ जो है LH और FSH का ग्राफ, अगर हम इसको थोड़ा और एक्यूरेसी के साथ बनाने की कोशिश करें, तो एक्यूरेसी के साथ अगर हम इसको बनाते हैं तो ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई LH, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। FSH ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो यहां पे हमें दिखता है कि इनके ग्राफ्स धीरे धीरे बढ़ते हैं और फाइनली जो 14वां दिन आता है, इस दिन ये अपने पीक पर होते हैं। कह रहा है कि बोथ LH एंड FSH अटेन ए पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल। जो 14वां दिन है, जो डे ऑफ ओव्यूलेशन है, उस दिन ये दोनों हार्मोन्स जो हैं वो अपने पीक पर होते हैं। फिर कह रहा है कि रैपिड सेक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग दी मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ग, जो उठ चुका है, वो LH का ग्राफ काफी ज्यादा उठ चुका है उस टाइम, induces rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum। और इस कारण से क्या होता है, इस कारण से हमें देखने को मिला नीचे कि यहाँ रप्चर, और फिर ये वाला जो पोर्शन था जिसे हमने ओवम का नाम दिया है, ये बाहर आता है। और इस 14वें डे को, और हम इस 14वें डे को फिर हम क्या जान रहे हैं, तो इसको हमने फिर डे ऑफ ओव्यूलेशन के नाम से बुला दिया, ठीक है। ये समझ में आया। इसको हम नोट करेंगे, आगे चलेंगे, इसको नोट करके स्क्रीनशॉट निकालते हैं, फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट अपने इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।
तो आगे फिर हमसे क्या कह रहा है, आगे हमसे कह रहा है फिर इसमें कि द ओव्यूलेशन, जो ओव्यूलेटरी फेज है, इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। तो इस ओव्यूलेशन के बाद जो फेज हमारा आ रहा है दैट इज द ल्यूटियल फेज, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर कह रहा है कि ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स टू द कॉर्पस ल्यूटियम, और फिर यहाँ पे जो ये जो फॉलिकल्स थे, ये फॉलिकल्स जो हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल चुके हैं, और ये कॉर्पस ल्यूटियम के वजह से क्या हो रहा है, ये वाला जो प्रोजेस्टेरोन का जो ये जो ग्राफ था, ये जो प्रोजेस्टेरोन का ग्राफ था वो हमें दिख रहा है कि उठ रहा है, क्योंकि यहां से हमें ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होता हुआ दिखता है। कह रहा है कि द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, वही चीज मैंने बोली, और इसके वजह से ये है कि हमें एंडोमेट्रियम का जो वॉल है ये मेंटेन होता है, और ये सारी चीजें हम एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि इस कारण क्या हुआ, ये कॉर्पस ल्यूटियम बना, इसी कारण प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा, इसी कारण हमें ये ग्राफ उठता हुआ दिख रहा है, और साथ साथ इस प्रोजेस्टेरोन के कारण जो एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है वो भी मेंटेन है। कह रहे हैं कि सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन फॉर द फर्टिलाइज्ड ओवम। तो हम जान रहे हैं क्योंकि यही इंडोमेट्रियम का लाइनिंग है जहां पर इम्प्लांटेशन होना है, और इम्प्लांटेशन होने के बाद यही वो जगह है जिधर के जिसके ब्लड वेसल्स के मदद से फिर आगे जाकर के उस डेवलपिंग फीटस को हम लोग नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन वगैरह देंगे और वेस्ट मटेरियल को रिसीव करेंगे। एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यहाँ पे हमें दिखता है कि ये रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम ये धीरे धीरे छोटा होता दिख रहा है, ये और छोटा धीरे धीरे डीजेनरेट हुआ, और इस डीजेनरेशन के कारण जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल था वो वापस गिर गया, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरा तो एंडोमेट्रियम का भी लाइनिंग जो था वो फिर वापस से टूटना शुरू हो गया, और फिर कह रहा है कि दिस कॉजेस द डीजेनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन। तो इस तरीके से क्या होता है, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होता है, एंड दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ 28 से लेकर के 29 डेज। ठीक है, आई चीजें समझ में। आगे बढ़े हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, एक बार उधर नजर डालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमसे पूछा जा रहा है दैट इज अबाउट द meiotic divisions during oogenesis is different from that of spermatogenesis। एक्सप्लेन करना है हमें कैसे। तो जो oogenesis और spermatogenesis में जो meiotic डिवीजन है वो काफी अलग तरीके का है, और हमें बताना है कि वो अलग है तो कैसे है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक चीज डिस्कस करते हैं, दैट इज समथिंग अबाउट oogenesis एंड समथिंग अबाउट spermatogenesis। oogenesis की बात करें तो फीमेल्स में ये एक ऐसा प्रोसेस है जब ये फीटल लाइफ में अपने होती है, मतलब जब जाइगोट बन जाता है, डेवलपमेंट में जाता है, फीटल लाइफ में जब ये आ जाती हैं तो मदर्स वॉर्म के अंदर ही इनमें ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, द प्रोसेस ऑफ oogenesis। लेकिन जब स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, जो मेल के अंदर होना है जिसके मदद से स्पर्म्स का बनना है, ये तब शुरू होगा जब वो मेल जो है अपने प्यूबर्टी को प्राप्त करेगा। प्यूबर्टी एज के आने के बाद ये कहानी शुरू होंगी, और और यही चीजें हमें एक्सप्लेन करनी है। तो हमें देखने को मिल रहा है एक में फीटल लाइफ में ही शुरू हो जाता है, एक में प्यूबर्टी के आने पे शुरू होता है। फीटल लाइफ में शुरू हो जाने के बाद फिर वो चीजें रुक जाती हैं, एंड फिर फाइनली जब फीमेल्स अपने प्यूबर्टी पर आती हैं तो उनमें फिर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो दोनों बॉडीज में, मेल बॉडी एज वेल एज फीमेल बॉडी में जो प्रोसेस है द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, वो काफी ज्यादा अलग है। तो अलग है तो वही चीजें हमें बतानी है, वो कैसे है। तो एक बार हम इसको पहले डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए बीच से इस दोनों को कर दो इस तरीके से डिवाइड। सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द मेल। ये हमें देखने को मिला स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया देखने को मिलता है, इसमें हो रहा है माइटोसिस। कहने का मतलब है कि स्पर्मेटोगोनिया है और इसमें हो रहा है सर इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन कहने का मतलब है कि अगर ये जो 2n है, ये 2n जो है वो आगे जाकर के भी सर ये 2n में ही चेंज होने वाला, 2n में ही बदलेगा। और इसके बाद आ चुका है, अब समय आ चुका है ये प्यूबर्टी का। तो प्यूबर्टी के समय हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बना है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है इसमें होता है मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट होने से क्या हुआ, अब यहां पर बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये बनेगा सर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एन यहां पर ये हो जाएगा एन,
2n से चीजें बदल जाएंगी n में, और फिर इस यहाँ पर जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो बन जाएगा स्पर्मेटिड्स, और यहाँ पर इसके बाद जो है मियोसिस 2 जो होगा यहाँ पर बन जाएगा स्पर्मेटिड्स, और फिर ये कितने हो जाएंगे, तो 4 यहाँ पर बन करके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि 1 से ये निकला, फिर इससे इसका 2 हुआ, इस 2 से इसका 2 हुआ, फिर यहाँ पर इसके 2 हुए, और फिर इससे क्या हुआ, 1 से फाइनली हमारे पास 4 निकल करके आ गए। ठीक है, अगर फीमेल्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो हमें डिस्कस करना होगा इसके फीटल लाइफ के बारे में, कि ये जो ऊगोनिया रहता है जब ये मदर्स के वॉर्म में ही होती हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो कहानी है दैट इज अबाउट द फीटल लाइफ। फीटल लाइफ में प्राइमरी oocyte बन गया, यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है, जो ये चीज सारी चीजें जो यहाँ पर आफ्टर प्यूबर्टी हो रही है, प्यूबर्टी को प्राप्त करने के बाद उनमें ये चीजें जो हैं वो मदर्स वॉर्म के अंदर ही हो चुका है। प्राइमरी oocyte में होगा मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट यहाँ पर बर्थ हो चुका है, और यहाँ पर चाइल्डहुड प्यूबर्टी है, और इस दौरान कोई खास चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है किसी तरीके का। लेकिन आगे जाकर के जैसे ही ये प्यूबर्टी को प्राप्त करती हैं, एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ अब स्टार्ट होगा कुछ दिनों में, तो यहाँ पर बन रहा होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद सेकेंडरी oocyte, और यहाँ पर सेकेंडरी oocyte के साथ साथ यहाँ पर बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte के साथ यहाँ पर बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी, और फिर यहाँ पर सेकेंडरी oocyte जब डिवाइड होता है तो बनता है फाइनली ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। तो ये रहा इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अब इसको थोड़ा ज्यादा हम थोड़े और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में कुछ लिखने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं इसके बारे में क्या लिखता है कि अनइक्वल सेल डिवीजन मेक्स द ओवम मच लार्जर। सही बात है, क्योंकि हमने यहां पर अभी भी देखा है कि एक तो इन दोनों में इक्वल तरीके का डिवीजन है, किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में, लेकिन oogenesis में हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें अनइक्वल डिवीजन है। बेईमानी की जा रही है, ये बहुत बड़ा सेल है और ये बहुत छोटा सेल है, तो वही कह रहा है कि अनइक्वल डिवीजन जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। द ओवम मच लार्जर देन द 3 पोलर बॉडीज नहीं है सर, या 3 नहीं होगा, दिस इज नॉट 3, दिस इज नॉट 3, 2 पोलर बॉडीज हमें देखने को मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों को काट के 3 की जगह 2 कर दो। 2 पोलर बॉडीज देखने को हमें मिला था, कहाँ कहाँ, तो सर एक तो पहला पोलर बॉडी यहाँ देखने को मिला था, और यहाँ पे दूसरा सेकेंड पोलर बॉडी देखने को मिला था। बिकॉज ओवम हैज मोर साइटोप्लाज्म एंड मोर ऑर्गेनल्स, ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा सेल है तो इसके पास ज्यादा साइटोप्लाज्म होगा, इट हैज अ बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइविंग। फिर कह रहा है कि द मेल मेक्स मिलियंस ऑफ टाइनी स्पर्म्स व्हाइल द फीमेल मेक्स ओनली 1 एग, और ये भी चीज जानते हैं कि मेल की बात करें तो पर डे मेल्स के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म बन रहे हैं। ये अगर यहाँ पर ये जो है दिस इज अबाउट द मेल की बात करें तो पर डे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बन रहे हैं। ठीक है, और फीमेल्स की बात करें, अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो इसमें 1 महीने में 1 ओवम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि पर मंथ दैट आल्सो वेट्स फॉर ए सेकेंड मियोटिक डिवीजन अंटिल जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, दिस इज द वे ऑफ कंजर्विंग एनर्जी, और ये एक तरीके का एनर्जी को सेव करने का एक तरीके का हम रास्ता कह सकते हैं। और कह रहा है कि फिर जब ये ओवम को फाइनली बनना होता है तो वो भी कब बनता है, ये वाला जो कह रहा है कि जब एडल्ट लाइफ आ जाता है तो सेकेंडरी oocyte जो है, जब यहाँ पर स्पर्म इसके पास पहुंचता है, आफ्टर दैट ये डिवीजन देखने को मिलता है जहां पर सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम बन करके तैयार हो रहा है। ठीक है, जहां पर सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम मिलकर के तैयार हो रहा है। फिर कहता है कि सच एन फिर यहां पर कहता है कि स्पर्म इज स्मॉलर एंड मोटाइल एंड इट हैज टू मूव आउट ऑफ द मेल सिस्टम टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लार्जर एग हैज abundant reserve food material so that embryo start developing right after fertilization। कहने का मतलब ये है कि स्पर्म जो है वो छोटा है और मोटाइल है, ओवम जो है वो लार्जर इन साइज है और वो है नॉन मोटाइल। एग की बात करें तो इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल्स देखने को मिलता है और फिर ये आगे जाके एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 और तीसरा सवाल हमसे कह रहा है
कि द जाइगोट पासिस थ्रू सेवरल डेवलपमेंट स्टेजेस टिल इम्प्लांटेशन। कहने का मतलब है कि ये जो जाइगोट है, ये 2n जो जाइगोट बनता है, इसके बाद 2n का यहाँ पर 2 सेल, 2 सेल का यहाँ पर 4 सेल, 4 सेल के बाद यहाँ पर इस तरीके से 8 सेल, 8 सेल देखने को मिलता है। 8 से 16, 32 ऐसे बढ़ता चला जाता है। फिर कह रहा है कि कुछ डेवलपमेंट, और उसके बाद फिर एक समय आता है जब जाकर के ये क्या होता है, ये यूटेरस का ये जो वॉल है, ये जो यूटेरस का वॉल है, ये जो यूटेरस का हम इस तरीके से वॉल बनाते हैं, यहाँ जाकर के ये फिर इम्प्लांट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के बीच में ये कुछ डेवलपमेंट स्टेज में जाता है, उसी के बारे में बात करें। डिस्क्राइब ईच स्टेज ब्रीफली विद सुटेबल डायग्राम। ठीक है, तो ए जो कह रहा है दिस इज ओवम, बी आता है यहां पर स्पर्म मिलता है एंड यहां पर बना देता है फिर एक सिंगल सेल जाइगोट। सिंगल सेल से हमें दिख रहा है कि फिर ये 2 सेल स्टेज पे पहुंचा है, 2 से 4 पे पहुंचा है, 4 से इसने 8 को प्राप्त किया होगा, 16, 32 इस तरीके से ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ता है। फिर यहां पर ब्लास्टोसिस्ट एक समय आकर के हमें मिल रहा है, और फाइनली ये क्या कर रहा है, इस रास्ते यहां पर देखो, यहां पर एक का डबल हुआ है, एम्पिलरी स्थमस जंक्शन है ये क्या है, ये कुछ और नहीं, एम्पिलरी स्थमस जंक्शन है। और यहीं पे फर्टिलाइजेशन हुआ, 1 का 2 का 4 हुआ, 8 हुआ, और इस तरीके से फिर चीजें आगे बढ़ती गई, और फाइनली इधर जाकर के हमें देखने को मिल रहा है कि इम्प्लांटेशन हो चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, और वहां पे कह रहा है कि द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स आर कॉल्ड मोरुला, जो यहां पर हमें दिख रहा है। इसके बाद कहता है कि द मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट, और ये फिर आगे चलता है, डिवाइड होता है, और यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट देखने को मिलता है, जो फिर आगे जाके मूव्स फर्दर इनटू द यूटेरस, और ये फिर क्या करते हैं, ये आगे जाके देख रहे हो यूटेरस की तरफ ये मूव करते हैं। इसकी खास बात ये है कि ब्लास्टोमियर जो है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर आर अरेंज्ड इनटू ए सरफेस लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। मतलब कहने का, इसको अगर हम इधर से तो उठा करके अगर हम इधर बनाने की कोशिश करें तो इस तरीके से जो बना हुआ है, दिस इज ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, और फिर कहता है कि क्लस्टर ऑफ सेल ऑफ इंटीरियर सेल अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट और कॉल्ड इनर सेल मास, जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे सेल्स जो है यहाँ पर एक तरीके से जमा होते हैं, दिस इज नोन एज इनर सेल मास। ठीक है, ठीक है, और कुछ देखिए इसके बारे में, और भी कुछ देखने की कोशिश करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट निकालना है हमें, नोट करते चलना है। और इसके बारे में कहता है कि ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है वो गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम, और ये ट्रोफोब्लास्ट का जो लेयर था वो एंडोमेट्रियम के साथ यहाँ पर जुड़ जाता है। और फिर कह रहा है कि इनर सेल मास जो है वो डिफरेंशिएट होता है, और इनर सेल मास का काम है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर नहीं याद है तो माइंड मैप को खोल के देखना वापस उस वीडियो को, अगर अभी तक नहीं देखा है तो आपका फर्ज बनता है कि पहले उसको देखें, उसको देखने के बाद ही आप इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इनर सेल मास की बात करें तो ये आगे जाकर के टिश्यूज और ऑर्गन्स में ये डिफरेंशिएट होने वाला है। ठीक है, कह रहा है कि आफ्टर अटैच द यूटेराइन सेल डिवाइड रैपिडली टू कवर ब्लास्टोसिस्ट, वहां पर ब्लास्टोसिस्ट को कवर किया जाता है। और फिर कह रहा है कि द ब्लास्टोसिस्ट बिकम द एम्बेडेड इन द यूटेराइन एंडोमेट्रियम, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और ये जो फाइनली जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम के लाइनिंग में जाकर के वहां पर जुड़ जाता है, उसमें अटैच हो जाता है, और इसी को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। और ये जब अटैच हो जाता है, आफ्टर दैट वहां पर प्लेसेंटा वगैरह फॉर्मेशन होता है, जिसके मदद से अम्बिलिकल कॉर्ड से जो जुड़ा होता है, फिर उसके थ्रू वहां पर बच्चों में जो फीटस है, जो डेवलपिंग फीटस यहाँ पर होता है, इसमें ऑक्सीजन, फूड, इन सब का सप्लाई करवाया जाता है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है उनको वहां से रिमूव करवाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलेंगे अपने इसके नेक्स्ट पार्ट में कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। तो चौथा सवाल कहता है कि ड्रॉ ए नीट, क्लीन एंड डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेबल द पार्ट एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। पहला है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, दूसरा है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन,
तीसरा है साइट ऑफ इम्प्लांटेशन और चौथा है बर्थ कैनाल। तो इस डायग्राम तो यहां पर बना हुआ है, लेकिन अगर हम बनाने की कोशिश करें तो हम कैसे शॉर्टकट में इसको बना सकते हैं। एक हाथ इधर रख के इधर घुमा देने का है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको अच्छे करेंगे और यहां हाथ रख के ऐसे कर दो, यहां हाथ रख के ऐसे कर दो। एक तरीके से इस तरीके से कैनाल बनाना है, एक इस तरीके से हमें इसका वॉल बनाना है, एक तरीके से ऐसे घुमाना है, फिर इधर से ऐसे घुमाना है। ठीक है, यहां से लटकता हुआ हमें कुछ दिखता है ओवरी, काफी बड़ा ओवरी है, इसको छोटा करो। यहां से हमें दिखता है लटकता हुआ कुछ ओवरी, और यहां पर भी बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो इसको ऐसे करके हमने बनाया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इस तरीके से कंप्लीट होता है हमारा यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब, और इस तरीके से हमने एक रफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया है। ठीक है, इसकी बात करें तो ये और कुछ नहीं, ओविडक्ट है, ओविडक्ट है। अगर इसकी बात करें तो ये कुछ और नहीं, ये ओवरी है। ओवरी की बात करें और ये कुछ नहीं, ये यूटेरस है, यूटेरस है, यूटेराइन कैविटी बोल लो इसको, यूटेराइन कैविटी है ये। इसके बाद यहाँ पर सर्विक्स है, और फिर यहाँ पर इस तरीके से ये वेजाइनल ओपनिंग है। ठीक है, ये वेजाइनल ओपनिंग है। ठीक है, अब यहां पर हमसे कुछ चीजें पूछी गई हैं, दैट इज द साइट ऑफ, सबसे पहला कह रहा है साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। तो गैमेट का जो फॉर्मेशन था हम जान रहे हैं कि फीमेल्स के फैलोपियन ट्यूब में होता है। एम्पुला और इस्थमस का जो जंक्शन है, जिसे हमने एम्पुलर इस्थमस जंक्शन का नाम दिया था, वहां पर जाकर के दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं। तो पहला जो बोल रहा है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, ये फैलोपियन ट्यूब में होगा। तो वही ये वाला जो पोर्शन है जहां पर एम्पुला और इस्थमस मिले हैं, सो दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो हम कह सकते हैं कि सो दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां हम ए को मार्क करेंगे, इस ए को। सॉरी, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बोल रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। प्रोडक्शन ऑफ गैमेट की बात हो रही है, तो गैमेट तो सर यहां बनना है, तो इसको हम लोग ए से मार्क करेंगे। ठीक है, यहां पर गैमेट को बनना है ओवरी के अंदर। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज बी, तो ये वाला जो फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा सब बी, ये वाला हो जाएगा बी। फिर कह रहा है साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन यूटेरस में आके होता है, तो ये जो साइट है दिस को हम कह देंगे सी। और इसकी बात करें तो ये सबसे इनर वॉल है, और इस इनर वॉल को हम लोग इंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल के बारे में हमने देखा था, जब सर्विक्स और वेजाइना आपस में मिलते हैं, सर्विक्स और वेजाइना, तो वो बनाते हैं बर्थ कैनाल। तो ये वाला जो पोर्शन है इसे हम नाम दे देंगे अपना डी। तो कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट था, दिस इज नथिंग जस्ट ओवरी। तो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट वाला जो हिस्सा है दिस इज कुछ और नहीं, ये ओवरी है। फिर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ये कुछ और नहीं, ये एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन है। फिर कह रहा है साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ये कुछ और नहीं, ये एंडोमेट्रियम का वॉल है, ये एंडोमेट्रियम है। और फिर कह रहा है बर्थ कैनाल, तो सर्विकल कैनाल और वेजाइना ये मिलकर के बनाते हैं आपस में बर्थ कैनाल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया अपने इस चौथे क्वेश्चन को कंप्लीट। तो इसको आप नोट कर सकते हो, इसको हाथ से ड्रॉ करने की कोशिश जरूर करना, इसको ड्रॉ करो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ की, उधर हमसे क्या पूछा गया है। तो पांचवा सवाल जो हमारे सामने है, दैट इज अबाउट द विद अ सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड की बात हो रही है, तो मेमोरी ग्लैंड के बारे में हमने कुछ कुछ देखा था, और देखा ये था कि ये वो चीज है जिसके मदद से, जिसकी सिक्रेशंस के मदद से नए बच्चों का, जिनका अभी अभी जन्म हुआ है, उनका पेट भरा जाता है। मतलब ये मेमोरी ग्लैंड वो ग्लैंड्स हैं जिनमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है, और ये वो मिल्क हैं जो उन बच्चों का पेट भरते हैं। और बर्थ के जस्ट इनिशियल कुछ डेज जो होते हैं, आफ्टर पार्चुरेशन जो कुछ दिन होते हैं, उस टाइम ये मिल्क जो है वो और ज्यादा अच्छा होता है, जस्ट बिकॉज कि एंटीबॉडीज को भी कैरी कर रहा होता है। तो इसके बारे में हमें कुछ डिस्कस करना है, एक एक करके इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहले तो इसका डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, आगे चलते हैं, इसके डायग्राम को हम बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन डायग्राम को समझते हैं हम इसके कुछ स्टेटमेंट्स के साथ। तो पहले कह रहा है कि द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है,
वन इज प्रेजेंट इन राइट साइड और दूसरा लेफ्ट साइड में मौजूद है। दैट कंटेन अनडेवलप्ड डक्ट सिस्टम, तो हमें इसमें देखना है कि इसमें एक डक्ट सिस्टम मौजूद है, ठीक है। डक्ट सिस्टम क्योंकि यहां पर जो मिल्क का प्रोडक्शन होगा उस मिल्क को आगे तक लेकर के जाना है, और एडिपोज टिश्यूज वगैरह यहां पर हमें फैट जो है यहां पर हमें देखने को मिलता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन रिस्पॉन्स टू ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ए ग्लैंडुलर सिस्टम डेवलप फॉर मिल्क प्रोडक्शन। यहां पर जब प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान ग्लैंडुलर सिस्टम की मदद से, ग्लैंडुलर सिस्टम के कारण यहाँ पर क्या होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है यहाँ पर फिर आगे जाकर के मिल्क का प्रोडक्शन जो है यहाँ पर करवाने की कोशिश होती है। लेकिन मिल्क का प्रोडक्शन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होता है। मिल्क का प्रोडक्शन जो है जो बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, पार्चुरेशन, उसके बाद मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट डेवलप मेमोरी लोब्स। जितने भी ग्लैंडुलर टिश्यू हैं वो सब यहाँ पर मेमोरी लोब्स बनाते हैं। यहाँ पर ये जितना मेमोरी एल्वियोलाइज, मेमोरी डक्ट है, यहाँ पर ये सारे बनाते हैं। फिर कह रहा है द सेल्स ऑफ एल्वियोलाइज सीक्रेट मिल्क, और यहाँ पर मेमोरी एल्वियोलाइज है, यहाँ से फिर क्या हो रहा है, यहाँ से मिल्क का सिक्रेशन हो रहा है, विच स्टोर्ड इन द कैविटीज, जो जाकर के कैविटी में आगे जाकर स्टोर होती है। और फिर आगे चलते हैं इसमें कि आगे क्या देखना है। तो यहाँ पर एक ब्रेस्ट का डायग्राम देखें तो सबसे पहले हमें पीछे में रिब देखने को मिल रहा है, साथ में यहाँ से रिब्स के बीच के जो मसल्स है वो देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कुछ सपोर्ट सिस्टम टाइप है जिसको हम लोग मेजर मसल्स कहते हैं, पेक्टोरैलिस मेजर मसल्स हैं। यहाँ पर कुछ फैट्स हमें देखने को मिले हैं। फैट्स के बाद ये जो कुछ स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग मेमोरी लोब के नाम से जानते हैं, ये एल्वियोलाई लग इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है, दैट इज मेमोरी एल्वियोलाई। यहाँ से जो डक्ट निकल रहा है पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम लोग मेमोरी डक्ट का नाम देते हैं। फिर आगे जाकर के ये एम्प्यूला लाइक स्ट्रक्चर को एम्प्यूला हमने बोल दिया। यहाँ से जहाँ से मिल्क को फिर बाहर आना है, दिस इज द लैक्टिफेरस डक्ट। और फिर एरियोला यहाँ पर बाहर से देखने को मिलता है। एरियोलर टिश्यूज एंड एडिपोज टिश्यूज की बात करें तो फिर इधर से एरियोला देखने को मिलता है। और ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग है इसे हम नेपल के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। और वो डिस्कस हम ये करेंगे दैट कि द एल्वियोलाई ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। जो भी हमने देखा, एल्वियोलाई जो है वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर निकल करके आता है। फिर इस तरीके से द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म ए मेमोरी डक्ट। फिर यहाँ से मेमोरी डक्ट बनता है। द सेवरल मेमोरी डक्ट डू ज्वाइन टू वाइडर मेमोरी एम्प्यूला। फिर हमने देखा था कि यहाँ से एम्प्यूला में ये बदल रहा है एंड इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। फिर यहाँ से ये लैक्टिफेरस डक्ट में खुलता है एंड फाइनली इसके थ्रू क्या हो रहा होता है, ये निपल के थ्रू ये बाहर आता है मिल्क, जिसको बेबी के द्वारा सक किया जाता है, सक्ड आउट बाय दी बेबी। तो इस तरीके से हमारा ये मेमोरी ग्लैंड का ये डायग्राम और इसके कुछ फंक्शंस। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और कोशिश करते हैं समझने की, समझने की। ये सबसे पहले हम पीछे की बात करें तो दिस इज अबाउट आवर रिब, उसके रिब्स के बीच में ये कुछ मसल्स हैं। फिर यहाँ पे पेक्टोरैलिस मेजर मसल्स यहाँ पे हैं। फिर यहाँ पे कुछ फैट्स हमें देखने को मिलते हैं, दिस इज फैट। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर लोब्स हैं जिसे हम लोग मेमोरी लोब के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके से एल्वियोलाई लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग मेमोरी एल्वियोलस कहते हैं, यहाँ से मिल्क का प्रोडक्शन होता है। फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके से पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग मेमोरी डक्ट कहते हैं। बहुत सारे मेमोरी डक्ट आपस में आकर के मिलते हैं एक जगह, इस तरीके से बहुत सारे मेमोरी डक्ट हैं जो आपस में आकर के ये सभी आकर के यहाँ खुलते हैं जिसे हम लोग एम्प्यूला का नाम देते हैं। और फिर ये एम्प्यूला जो है, ये एम्प्यूलास जो हैं फिर आगे जाकर के यहाँ पर इस तरीके से खुलते हैं जिसे हम लोग लैक्टिफेरस डक्ट के नाम से जानते हैं। इसी रास्ते क्या होता है, मिल्क बाहर आ रहा होता है एंड फाइनली यहाँ पर इस तरीके से निपल नाम का ये ओपनिंग मौजूद है जिधर से सक करके, बेबी के द्वारा सक करके मिल्क को बाहर लाया जाता है और फिर बच्चे अपना पेट भरते हैं, ठीक है। तो ये रही इसके बारे में कुछ चीज़ें, उम्मीद है कि समझ में आओगे। इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, नोट कर सकते हो। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आगे की ओर अब हम बढ़ते हैं और इसी के साथ हमने कंप्लीट किया अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ इस लेक्चर को समाप्त करने के बाद हमारे पास बचता है केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा।
साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज अबाउट द मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। एंड इस मुहिम में मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए हज़ारों वीडियोस बनाए हैं, और हज़ारों वीडियोस वो ऐसे हैं जिन्हें देख करके आप अपने कैरियर में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, और ये सब के सब आपके लिए फ्री हैं। अगर आपको YouTube पे ये वीडियोस ढूंढने में परेशानी हो रही है तो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप, या फिर आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को, दैट इज www.magnetbrains.com। यहाँ पर आने के बाद आपको अपने क्लास को सेलेक्ट करना है, आपको अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको जिस भी चैप्टर के जिस भी लेक्चर को देखना है उसको सेलेक्ट करिए, वीडियोस को एंजॉय करिए, और इन वीडियोस को देख करके आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी ख्वाहिश है। तो इसी बात के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।